नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का लेकर आई हूँ। ठीक है जी, आज जो हम पढ़ेंगे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे जिसको हम बीओपी भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, किस तरह से उसके अंदर सिस्टम है, सारा जो है इस वाली वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो बीओपी स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, बीओपी क्या है? बीओपी एक ऐसा, मतलब कि एक, मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो मान लो बीओपी क्या है, एक ऐसी बुक है। ठीक है, एक ऐसी एंट्री बुक है जिसके अंदर हम जितना भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना किसी भी कंट्री के साथ, वो सारा इस वाली बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी, आपने याद रखना बीओपी क्या है। जैसे कि मेरी एक नोटबुक है ना, ये ऐसे एक बुक तैयार होती है जिसके अंदर हम जितना भी इंपोर्ट या जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पूरी तरह से रिकॉर्ड होता है। कितनी हमारे बाहर से, कितनी हमारे करेंसी का जो भी एक्सचेंज होता है वो सारा चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में इसके अंदर लिखा है, बीओपी इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मान लो मैं 1 साल का लेती हूँ। ठीक है, कि मान लो मैं 2024 के अंदर मैंने कितनी की थी, कितना मेरा एक्सपोर्ट हुआ, कितना मेरा इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, जितनी भी मेरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे हम अकाउंट में पढ़ते हैं, डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसमें डेबिट किसको बोलते हो, क्रेडिट किसको बोलते हो, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखो मैंने इसके थ्रू बताया हुआ है। बीओपी क्या है? एक बुक कीपिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, बीओपी क्या है? एक बुक कीपिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की? रिकॉर्डिंग किसकी हो रही है? जितनी भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, जितने भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो सारा इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। होम कंट्री और होस्ट कंट्री। होम कंट्री जैसे मान लो इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर कितना पैसा आ रहा है। होस्ट कंट्री मतलब कि इंडिया से कितना पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, और बीओपी का जितना भी काम है वो कौन देखता है? आईएमएफ। बीओपी किसके द्वारा बनाया गया था? आईएमएफ। और बीओपी का जितना भी कार्यभार है, जितना भी कैसी चीज़ें चलेंगी वो सारा किसके ऊपर है? आईएमएफ का, याद रखना। ठीक है, बीओपी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ओनली गुड्स एंड सर्विस। बीओपी और एक होता है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जितना भी हम इनकी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी, वो क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर मैं सिर्फ गुड्स को इंक्लूड कर रही हूँ, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, जितना भी मेरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है ओनली गुड्स, तो उसको क्या कहलाएंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, देखो यही है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इंक्लूड ओनली गुड्स नॉट सर्विस, इंक्लूड ओनली विजिबल थिंग्स। विजिबल थिंग्स के जैसे गुड्स, सर्विस तो हमारे लिए इनविजिबल होगी ना, बल्कि जो हमें दिख रही है। जैसे मान लो गुड्स है तो गुड्स क्या कहलाएगी? हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा पार्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर ही आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा है, दिख रहा है आपको? पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा है, इसका एक छोटा सा पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो टर्म। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक बहुत ही छोटा सा टर्म है। ठीक है, एक होता है सरप्लस बीओपी, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। बीओटी भी हो सकता है ये। ठीक है, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हो सकता है। क्या है? जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इम्पोर्ट, इनफ्लो मतलब पैसा आना। ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, इन हमारा पैसा आएगा इन। आउटफ्लो क्या होता है? जब हमारे देश से पैसा जाएगा वो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। इक्विलिब्रियम क्या है? ना ज़्यादा है ना कम है, इक्वल है। जितना हमने एक्सपोर्ट करा उतना ही इंपोर्ट करा। मैंने 50 एक्सपोर्ट किए और 50 इंपोर्ट किए। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है? जब मैंने इंपोर्ट ज़्यादा किए हैं और एक्सपोर्ट कम है। मान लो मैंने 50 एक्सपोर्ट करे हैं और 60 जो है वो इंपोर्ट किए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा डिसइक्विलिब्रियम। जितना भी आउटफ्लो होता है कैश का, मतलब कि अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो उसको तो क्या कहा जाएगा? डेबिट। ठीक है, अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, मेरे पास पैसा आएगा तो उसको क्या कहलाएंगे? क्रेडिट। इस सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप कोई भी गूगल पे की जितनी भी ट्रांजेक्शन हो, अगर आपको कोई पे करता है तो आपके पास टिक आ जाता है योर बैलेंस वॉज क्रेडिटेड, है ना? आपकी कोई सैलरी आती है तो बैलेंस आ जाता है।
ठीक है। योर अमाउंट इज दिस वन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आना। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास पैसा आएगा तो उसको क्या कहलाएंगे, क्रेडिट, और जब जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेबिट, ठीक है। अगला आता है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कि बीओपी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक तो होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट, एक होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट। आपने ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट क्या है, ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट क्या है, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे गुड्स से रिलेटेड या जितने भी सर्विस से रिलेटेड हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैं इंक्लूड क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्रेडिट ऑफ गुड्स इन करंट अकाउंट, जैसे मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट करा, ठीक है, वो चीज़ इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है, वो क्या चीज़ हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और डेबिट क्या, और इनविजिबल एक्सपोर्ट जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, ठीक, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, अगर मैं इनको दे रही हूँ वो हो गया एक्सपोर्ट। जब मैं ये चीज़ें ले रही हूँ, मान लो मैं गुड्स इंपोर्ट कर रही हूँ तो वो क्या कहलाएंगे, मेरे वो चीज़ क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये ट्रांसपोर्ट सर्विस और इंश्योरेंस सर्विसेज ले रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी डेबिट, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर दो आती है हमारी, एक होता है प्राइवेट कैपिटल, एक होता है बैंकिंग कैपिटल। प्राइवेट कैपिटल होती है जो बेसिकली जो ऐसी कैपिटल वो दो तरह से होती है, एक होती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, एक लॉन्ग टाइम पीरियड। जो कैपिटल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है और जो लॉन्ग टाइम कैपिटल है उसको हम क्या कहलाएंगे, वो किसके अंदर आती है, आपकी प्राइवेट कैपिटल। एक होता है बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल के अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारे फाइनेंशियल, जितनी भी हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, ये कवर करती है जितनी भी हमारी मूवमेंट्स हो रही है किनकी, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, ठीक है। जितने भी हम डील कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर वो किसके अंदर आएगा, आपका बैंकिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिलेटर। यूनिलेटर क्या होता है, एक तरफा। यूनिलेटर क्या है, एक साइड। जैसे मान लो मैं गिफ्ट दे रही हूँ, ठीक है, या फिर मान लो किसी कंट्री के अंदर कोई डिज़ास्टर आ गया, वहाँ पे कोई फ्लड आ गया था, भूकंप आ गया, उसकी वजह से मैं कोई वहाँ पे कुछ चैरिटी दे रही हूँ, बल्कि जो एक साइड से होगा तो वो क्या कहलाएगा, यूनिलेटर। जैसे आर वन साइड, ये क्या होता है, वन साइड होता है, लाइक गिफ्ट हो गया, गवर्नमेंट कई बार ग्रांट्स दे देती है, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी, यूनिलेटर है। एक होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट वो होती है कि जब हम इसके अंदर डील करते हैं जितनी भी हमारी फॉरेन करेंसीज की कन्वर्टिबिलिटी होती है, ठीक है, परचेज या हम खरीदते या बेचते हैं किनको, फॉरेन करेंसीज को। जब हम फॉरेन करेंसीज को खरीदते हैं या बेचते हैं, जब हम बेचेंगे तो डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी, और जब हम खरीदेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, डेबिट। देखो क्रेडिट क्या होता है, मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। जो कहता है मैंने मनी रिसीव करी है, ठीक है, फॉरेन करेंसीज को बेचकर, तो वो क्या कहलाएंगे, क्रेडिट। मैंने बेचा है तो मतलब कि पैसा आएगा तो वो क्रेडिट कहलाएगी, और जब मैं खरीदूंगी उसे तो वो क्या कहलाएंगे, डेबिट। तो आपने ये चार चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है, कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे, ठीक है दोस्तों। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटर और ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल इनफ्लो। कि कैपिटल इनफ्लो कैसा होता है, देखो एक तो होता है ऑटोनोमस, एक होता है एकोमोडेटिंग, ठीक है। जो भी कैपिटल का इनफ्लो होता है वो ऑटोनोमस या फिर एकोमोडेटिंग होगा। ऑटोनोमस तो ये बताता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा डेफिसिट है या सरप्लस है, ठीक है। क्या होता है सरप्लस, मतलब कि हमारा इंपोर्ट क्या है, कम है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सरप्लस, है ना। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो वो क्या कहलाएगा, डेफिसिट। ऑटोनोमस सिर्फ ये बताएगा, ये किसको क्या बोलते हैं, अबव द लाइन। इसको क्या बोलते हैं, ए से ऑटोनोमस, ए से अबव द लाइन। इट शो दैट बीओपी वो सरप्लस, ये सिर्फ बताएगा कि हमारा पीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में, ठीक है। अगर आता है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग को हम बोलते हैं बिलो द लाइन। क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन। ये बताता है कि अगर ज़्यादा है तो वो क्यों है, कम है तो क्यों है, अगर हमारा सरप्लस है तो वो क्यों है, और अगर डेफिसिट है तो वो क्यों है। इसका मेन मकसद होता है कि हमारा बीओपी क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस तो सिर्फ ये बताएगा कम है या ज़्यादा है, ठीक है। एकोमोडेटिंग का मेन पर्पस होता है कि हमारा जो बीओपी हो वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो उसको इक्विलिब्रियम में लेकर आना, अगर कम है तो उसको भी इक्विलिब्रियम में लेकर आना। देखो मैंने क्या लिखा है, इट आल्सो नोन एज बिलो द लाइन। दिस सेट ऑफ बोथ डेफिशिएंट सरप्लस। ये क्या करता है, उनको सेट करता है। अगर कम है तो उसको भी सेट करेगा, अगर ज़्यादा है तो उसको भी सेट करेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वाले को छोड़ देगा, नहीं। इसका मेन एम ये होता है बीओपी को इक्विलिब्रियम के अंदर पुट करना। बीओपी हमारा कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। बीओपी के अंदर किस तरह के डिसइक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कई बार हम किसी कंट्री में डिप्रेशन है या बूम है, जब डिप्रेशन होगा, जब मंदी होगी, तो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब मंदी है ना तो हम खरीद पाएंगे और ना हम बेच पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब बूम होगी, बूम के अंदर क्या होता है, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, उनकी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तो सबसे पहले कारण ये होता है डिसइक्विलिब्रियम का, साइक्लिकल, कि हमारा साइकिल जैसे बिजनेस साइकिल है, वो हमारी ऐसी कंट्री की साइकिल है कि कोई कंट्री किस अवस्था में है इस टाइम, डिप्रेशन में है या बूम में है। कहीं कहीं कंट्री में मंदी चल रही है, कहीं पे बढ़िया चल रहा है। अगर मंदी है तो वो ना तो एक्सपोर्ट कर पाएगा ना इंपोर्ट कर पाएगा, वॉल्यूम ऑफ बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिक्रीज और फॉल वो कम होती रहेंगी। अगर बूम है तो वहाँ पे क्या होता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि अप बढ़ जाएगा, ठीक है जी। पहला तो ये हो गया आपका साइक्लिकल, ठीक है। दूसरा आता है आपका प्राइस चेंजेस। प्राइस चेंजेस में क्या होता है, कई बार इकोनॉमी में, किसी इकोनॉमी में महंगाई ज़्यादा हो रही है और किसी में डिफ्लेशन होता है, ठीक है। अगर हमारा प्राइस लेवल पे चेंज आता है, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के तौर पे हो सकता है। इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी तो मतलब डेफिसिट होगा, महंगाई होगी तो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हम क्या कर पाएंगे, महंगाई के कारण हम ज़्यादा बेच नहीं पाएंगे, ठीक है, ना खरीद पाएंगे, तो ये क्या क्रिएट करेगा, डेफिसिट। अगर डिफ्लेशन है तो हमारा क्या हो जाएगा, सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट इज और सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम। सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हर एक जो है वो स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। मान लो आप आज इंट्रोडक्शन पे हो, कल ग्रोथ पे हो गए, मतलब कि एक स्टेजेस वाइज हम जब चलते हैं, ठीक है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाने के लिए। तो हमें क्या करता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको सेट करने के लिए, ठीक है। इनिशियल में तो क्या होता है आपका डेबिट और क्रेडिट बल्कि ठीक होता है, डेबिट ज़्यादा होता है, क्रेडिट कम होता है ना, पहले ये होगा। फिर धीरे क्या होगा, ग्रोथ के अंदर आपका क्रेडिट बढ़ना शुरू हो जाता है ना। पहले तो आप ज़्यादा खरीदोगे, फिर आप बेचना शुरू कर दोगे और एक टाइम ऐसा आएगा सैचुरेशन जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। स्ट्रक्चर डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपके वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप कई बार स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। मान लो पहले आप कहीं और गुड्स को सप्लाई करते थे, अब कहीं और चेंज कर रहे हो। पहले आप कोई और ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, अब आपने ट्रांसपोर्ट का रूट चेंज कर दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है, इकोनॉमी में इस तरह की चेंजेस आ जाती है जब स्ट्रक्चर के अंदर डिसइक्विलिब्रियम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका डिसइक्विलिब्रियम होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी, बल्कि जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही होगा, ठीक है। मान लो सीजन में कुछ इफेक्ट पड़ गया, ज़्यादा बारिश की वजह से हमारे जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उनके अंदर लॉस आ गया, जो टेम्परेरी है, ठीक है। उसके ये क्या है, ये इस तरह के क्या होते हैं हमारे डिसइक्विलिब्रियम के टाइप्स। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी मेजर टू करेक्ट एडवर्स बीओपी, कि जब हमारा एडवर्स बीओपी है, एडवर्स बीओपी का मतलब क्या होता है, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, मतलब कि डेफिशिएट में है, तो कौन सी पॉलिसी हम अपनाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ द एडवर्स बीओपी तो हम दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट मेजर, एक होता है इनडायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट क्या है, हम डायरेक्टली वहाँ पे कुछ चीज़ कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे हम एक्सचेंज कंट्रोल कर सकते हैं कि हम टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकते हैं। जो हम सीधा जाके जो डायरेक्टली मेजर्स करेंगे वो हम ये कर सकते हैं कि टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर रिलेटेड टू योर टैक्स, नॉन टैरिफ जैसे मैंने कोटा फिक्स कर दिया, इस तरह की ब्रांडिंग होनी चाहिए, इस तरह की लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जब हम कर देते हैं ये होगा। नो इनडायरेक्ट मेजर के अंदर दो तरह के, एक तो होता है इनकम रिलेटेड, एक होता है प्राइस रिलेटेड। इनकम से रिलेटेड जो होगा, एक तो होता है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनके थ्रू हम कर सकते हैं अपने एडवर्स बीओपी को ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मनी की सप्लाई है उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल कर देंगे, ठीक है। फिस्कल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिस्कल के अंदर हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है उस टैक्स के रेट को बढ़ा देगी ताकि जो लोग कम स्पेंड कर पाएँ, ठीक है। प्राइस से रिलेटेड आपका हो सकता है डिवैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन। डिवैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन प्राइस से रिलेटेड होता है, मतलब कि आपके रुपीज़ की जो वैल्यूज़ है वो कम हो चुकी है, ठीक है। जो आपकी करेंसी है, जो चीज़ है उसकी वैल्यू जब कम हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए, डिवैल्यूएशन हो जाए। डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन क्या होता है वो मैं आपको अब समझाती हूँ। देखो
करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है जब गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट के द्वारा जब करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन होती है कि इसमें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी होती है, डिमांड सप्लाई के कारण जब होता है वो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। देखो क्या लिखा है, इट इज दैट व्हेन कंट्री होम, सो इट इज दैट व्हेन होम कंट्री प्राइस लेस देन अनदर कंट्री, कि हमारी होम कंट्री का जो करेंसी का जो प्राइस है वो कम है एज कम्पेयर टू अनदर कंट्री, ठीक है। और ठीक है, इट इज डन बाय गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले बताया करेंसी की जो डिवैल्यूएशन होगी, करेंसी की वैल्यू किसके द्वारा कम की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन डिमांड और सप्लाई के कारण होता है, गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होता है, फ्लक्चुएट होती रहती है डे बाई डे, है ना। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, गवर्नमेंट जो वैल्यू करेगी वो शॉर्ट टर्म के लिए करेगी, आगे जाके वो बढ़ा भी सकती है। लेकिन जो हमारे डिमांड और सप्लाई होता है उसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग रन के लिए होता है। इट डज नॉट अकर इन रेगुलर बेसिस, है ना। अगर करेंसी की डिवैल्यू होगी तो ऐसा थोड़ी आज कर दी कल मैं कम कर दूँ, नहीं, वो थोड़ा टाइम शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन चलेगा, ऐसा नहीं होगा तुरंत ही। लेकिन डिमांड और सप्लाई तो रेगुलर बेसिस पे चल रही है, आज कुछ और डिमांड है, कल मैं मार्केट में जाऊँ, कल किसी और चीज़ की डिमांड और सप्लाई होगी ना, तो एक डेली बेसिस पे हो सकता है। समझ में आ गया आपको डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है करेंसी का। अगला मैंने बोला है बीओपी की जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं। एक तो होता है इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और सोसाइटी के कारण भी हमारे बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो सकती है। इकोनॉमिक में क्या है, जैसे कि हमारे डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल हो गया, सेकुलर हो गया, साइक्लिकल हो गया, ये मैंने अभी पढ़ा, ये इकोनॉमी के कारण हो सकते हैं। पॉलिटिकल की क्या होता है कि कई बार लड़ाई झगड़े के कारण, ठीक है, या फिर हमने ट्रेड का जो रूट था वो दूसरा ले लिया, पहले हम चाइना के साथ करते थे, अब हम चाइना के साथ नहीं कर रहे हैं, अब हम स्विट्जरलैंड के साथ कर रहे हैं, कि जब हमारा ट्रेड का रूट चेंज हो जाए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। सोसाइटी में क्या होता है कि जब लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन के अंदर जब चीज़ चेंज हो जाए तो इसकी वजह से भी हमारी बीओपी क्या हो जाती है, डिसइक्विलिब्रियम के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये बेसिकली मैंने पूरा क्रक्स बता दिया कि बीओपी अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है ऑटोमेटिक करेक्शन, एक होता है डेलिब्रेटिव मेजर। ऑटोमेटिक करेक्शन का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बीओपी आज डिसइक्विलिब्रियम में है तो कई बार क्या होता है कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगा, हम ऐसे छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज है, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसके द्वारा हमारा बीओपी ठीक हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। इसमें तो फिर हमें करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा बीओपी बहुत लंबे समय तक डिसइक्विलिब्रियम में चल रहा है तो हमें कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ें हमें मेजर करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम में आ सके, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मॉनिटरी मेजर। मॉनिटरी मेजर में क्या करेंगे कि हम मॉनिटरी जो हमारी मनी की सप्लाई उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। मनी की वैल्यू को डिवैल्यूएशन कर सकते हैं और एक्सचेंज कंट्रोल कर सकते हैं। मनी से रिलेटेड तो ये कर सकते हैं अगर हमें बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में करना है, ठीक है। मिसलेनियस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन लोन्स, ठीक है, फॉरेन के लिए हम लोन्स दे सकते हैं। इंसेंटिव्स हम क्या कह सकते हैं कि जब हम जो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे या फॉरेन वाले हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हम उनको इंसेंटिव्स देंगे। या फिर टूरिज्म की डेवलपमेंट होगी कि लोग आए देखें, है ना। और क्या होता है, इंपोर्ट को सब्सिट्यूट, मान लो जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे तो देख सकते हैं कि उसका हम क्या सब्सिट्यूट लगा सकते हैं। मान लो हम पहले टी की इंपोर्ट कर रहे थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब हम उसका सब्सिट्यूट ढूंढ सकते हैं कि वहाँ पे टी है तो हम यहाँ पे कॉफ़ी कर सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब कि ऐसा हम सब्सिट्यूट अपने देश में ही ढूंढ सकते हैं कि जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे वो हम ना कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड मेजर। ट्रेड मेजर्स हो सकते हैं जैसे कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट और इंपोर्ट को कंट्रोल करना। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देगी कि एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी लग रही थी, जो रिस्ट्रिक्शन थी, उनको कम कर सकती है। सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी उन एजेंसीज़ को, उन कंपनीज़ को जो एक्सपोर्ट कर रही हैं ताकि वो अच्छे से कर सकें, और एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव्स देगी गवर्नमेंट, ठीक है। इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंपोर्ट की ड्यूटी लगा देगी और उसको कंट्रोल कर सकेगी। इंपोर्ट के अंदर क्वाटा फिक्स कर सकती है और इंपोर्ट को प्रोहिबिट भी कर सकती है, बिल्कुल, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, हम इसकी वजह से बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम के अंदर ठीक कर सकते हैं, अपने डिसइक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था बीओपी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने जो आपको पढ़ाया वो बीओपी का सारा कंसेप्ट पढ़ाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चन बनता है, इसमें से वो कुछ भी किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से ऐड करना है। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल जो हम पढ़ेंगे वो IMF पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।